कुछ सिमटा तो कुछ उभरा हुआ इश्क। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपके लिए लाई हूँ इमोशनली कहानी। मेरी कहानी आप पूरी ज़रूर सुने और अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी और नई कहानियाँ लेकर के आ सकें। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुकर की दूसरी सीटी बज रही है और मेरे हाथों की रफ्तार तेज हो गई है। ब्रश करते करते आनन फानन में मुँह पर पानी के कुछ छींटे मारकर अपने ही दुपट्टे से पोंछकर किचन की ओर भागती मैं। अभी 10 मिनट हैं बच्चों को, इन्हें उठाने का इशारा किया घड़ी ने। अरे लो, मैं अपना परिचय तो कराना भूल ही गई। मैं यानी ईला, अर्थात ईला सुशांत वर्मा। उम्र यही कोई 35 से 37 वर्ष। पहचान 2 बच्चे यानी 11-12 साल के मेरे बच्चे, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। माँ हाँ समझती हूँ कि पहले मैं पत्नी हुई फिर माँ, पर जीवन में इस आपाधापी में पत्नी होने का कुछ खास महसूस ही नहीं हुआ। सभी के आशीर्वाद से विवाह हुआ मेरा और एक कुलीन आकर्षक युवक से, और वह सभी ही नव विवाहितों की तरह घूमने फिल्म देखने भी जाते थे हम। पर सन्ना साड़ी और ऊंची हील पहनने में कभी इनके कदम से कदम नहीं मिला पाई, और धीमा चलना शायद इन्हें आता ही नहीं था। तीसरी सिटी में वापस धरातल पर ला दिया था मुझे। चाय चढ़ाकर कदम बढ़े चले सुशांत को उठाने और पानी, टॉवल और अखबार रखकर चाय का बुलावा दे दिया उन्हें रोज की तरह। और ये सुलभ और अक्षित भी ना रोज इतना परेशान करते हैं। ना तो उठने में अभी बस निकल जाएगी तो सुशांत को इन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा और सुबह सुबह फिर इनका मूड खराब हो जाएगा। उठो चलो जल्दी करो, 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट, अलसाया हुआ सुलभ बोला और सुर में सुर मिलाती हुई अनमनी ही सी अंशिता भी नहीं जाना है स्कूल, बस घड़ी की ओर घूरते हुए मानो मनोहार कर रही हो। दोनों को उठाया और भेजा तैयार होने के लिए। फटाफट सबका टिफिन पैक किया और लग गई बेहतरीन से कमरे को संवारने में। काश जिंदगी भी ऐसी संवर जाती। न ये मत सोचना है कि उदास हूँ मैं या फिर असंतुष्ट या हूँ, क्या पता। बाहर से देखने पर तो सभी ठीक लगता है, पर भीतर रोज कुछ न कुछ दरकता सा है भी आवाज। कहीं कुछ टूटा है तो फिर कुछ जुड़ जाता है अपनी आप ही, फिर चल पड़ती है जिंदगी अपनी ही रफ्तार से। 7:30 बज गए थे। सुबह का भूचाल शांत हो गया और इन सब के जाने पर आज सुशांत को भी जल्दी जाना था किसी काम से। क्या पता क्या काम था, शायद बताना ही भूल गए होंगे। हाथ में चाय का मग पकड़े हुए मैं चल पड़ी और अपनी तैयारी पर। बस बाई समय पर आकर सब काम कर दे तो संभाल लेना, मुझे भी तो निकलना है कुछ देर में। लो आ गई लक्ष्मी गुहार लगाती है। बीबी जी, सर में दर्द हो रहा है, चाय पिला दो आज। पहले समझ गई कि आज फिर पति के क्रोध का निशाना बनकर आई है ये, पर कुछ कह और सुनकर तो कोई फायदा ही नहीं। हमारे समाज में तो बहुत ही कुछ बस घटता है बिना कारण, बिना किसी हल। अपने हाथ का मग उसे पकड़ाया और डिस्प्रिन दी और नहाने के लिए चल दी। समय जैसे भाग रहा है, दिन महीना साल सब गुजर गए। आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो देखती हूँ कि बालों में चमकती चांदनी। समय ही नहीं मिल पा रहा था पार्लर जाने का। अलमारी खोलकर बरबर से हाथ में गए तो एक गुलाबी साड़ी कम ही पहन पाती हूँ। साड़ी आजकल इतनी अफरा तफरी में बस किसी तरह से तैयार होकर निकलना भी किसी युद्ध से कम नहीं। पर आज कुछ मिनट के लिए मेरे पास से क्या आपके लिए हैं? तैयार होकर आज बाल में क्लच में नहीं बांधे मैंने, बल्कि एक ढीली सी चोटी करके छोड़ दी। और ये क्या, ये चांदी का ब्रेसलेट, इसे तो जैसे कि मैं भूल ही गई थी। मैं आज इसे पहन ही लेती हूँ। फटाफट बिंदी, सिंदूर, घड़ी पहनकर जब बाहर निकली तो लक्ष्मी बोल पड़ी, आज क्या है बीबी जी, अच्छी लग रही हो आप।
तब एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को कहीं भूल ही गई हूँ। मैं आज अचानक 10 मिनट खुद को दिए तो मुस्कुराकर वापस कमरे में गई और लगाई गुलाबी लिपस्टिक और अपना पसंदीदा इत्र। ये नहीं कि रोज़ यहाँ से ट्रेन पकड़नी नहीं पकड़ती पर आज कुछ अलग ही है। क्या वो गेट के पास वाला गार्ड कुछ मुस्कुराया क्या? और अखबार बेचने वाला लड़के की आंख कुछ चमकीली है क्या आज? चलो छोड़ो। अपनी निर्धारित ट्रेन में रोज वाले कोच में चढ़ चुकी थी। मैं हल्की सी गर्दन हिलाकर कुछ लोगों का अभिवादन करती। कुछ अलग हूँ मैं क्या आज? तो फिर ये लोग अलग से क्यों लग रहे हैं मुझे आज? क्या बदल गया है? क्या मैं ये सामने वाले सीट पर बैठकर हमेशा अपनी किताब में खोए रहने वाले ये सज्जन आज इतने चमकरत क्यों हैं? उनकी आंखों में आज कुछ प्रशंसा के भाव हैं क्या? एक फोन का संवाद रहा और फिर दरमियाने जाने क्यों। नाम नहीं जानती मैं इनका, कभी पूछा ही नहीं। आवश्यकता ही नहीं थी कोई, पर ये बैठते रोज यही हैं। शायद किसी बैंक में काम करते हैं या फिर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जो कि किताबें ये पढ़ते ही रहते हैं ना। उन्हें देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। आ गया मेरा स्टेशन, बढ़ के अपने चले कदम ऑफिस की ओर। समय पर हूँ मैं, असल में हमेशा ही रहती हूँ। पसंद ही नहीं देर से आना और किसी की कोई ऊंची नीच बात सुनना। अक्सर सुशांत कह उठते हैं कि क्यों इतनी जल्दी में रहती हो, अगली ट्रेन भी पकड़ो तो पहुँच जाओगी। क्या बोलूँ उन्हें? खैर, लिफ्ट का बटन दबाया और अपनी फ्लोर पर पहुंचकर फिर चौंकी। मैं क्योंकि भोला जी बोले, हैप्पी बर्थडे मैडम जी। ये भोला जी कहने का तो चपरासी है हमारे यहाँ पर उनकी उम्र में लिहाज करके मैं उन्हें दादा या फिर भोला जी ही कहती हूँ। अरे नहीं दादा, आज कोई जन्मदिन नहीं है मेरे ऐसे कहते ही कुछ अविश्वास से देख दिया उन्होंने मुझे, जैसे कि अपनी मिठाई के पैसे बचाना चाहती हूँ। मैं और की तरह हंसकर अंदर पहुँची तो सभी की नज़र एक लक्ष्मी, अरे मेरा मतलब एक अच्छी लग रही हो का भाव दिखा मुझे। रीता और महक तो पीछे ही पड़ गई कि बता आज क्या बात है। लो, तो अभी तक से तैयार होकर आना भी गुनाह हो गया क्या? यहाँ पूरे दिन एक नर्सों में एक अलग ही स्फूर्ति रही। आज थकान और कुछ गर्मी कम है ना आज। वापसी की ट्रेन में फिर वही रोज का सा हाल, और कोई संगीत सुनकर तो कोई मोबाइल में गेम खेलकर अपनी थकान बिता रहा। और मैं रोज की तरह खिड़की के बाहर गुजरती हुई जिंदगी को देखती, न जाने किस शून्य में खोई हुई सी थी। तभी एक अपरिचित किंतु भला सा स्पंद हुआ। जब कुछ बोला नहीं, पहचानती हो ना इला? मुड़कर देखा तो आश्चर्य करने की बारी मेरी थी। वही सज्जन मुझे संबोधित कर रहे थे जो मेरे रोज के मुख्य सहयात्री थे। मेरे विस्मय पर शालीनता से वह बोला, मैं अश्विन, कॉलेज में तुम्हारा सीनियर और रचनात्मक एवं सर्जनात्मक कार्यों को संचालित करने में तुम्हारा सहभागी। जैसे अचानक अतीत का कोई झरोका सा खुल गया हो और याद आ गया कि वो मेरे रूप जहाँ किताबें थी, लेखन था, साहित्य चर्चाएं थी और समाज को सही दिशा देने के युवा के इरादे थे। सहसा मेरे मुंह से निकला कि कितने बदल गए हो तुम। सॉरी आप। मेरे इशारा शायद उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी, बड़े चश्मे और चांदी भरे बालों की तरफ था, पर वह नहीं बदली थी वो उन्हीं की वो नकती हंसी जो संभवतः 1.5 दशक बाद सुन रही थी और इतने दिनों के मूक सफ़र में कभी भी नहीं देखी थी। संकोच से सिमट सी गई और आज गुनगुनाते हुए घर में घुसी मैं और रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। समय की चक्की फिर से अपनी ही सदी सथाई रफ्तार से घूम रही थी। सबके सो जाने के बाद आज पुरानी एल्बम को लेकर बैठ गई मैं। शादी के सभी रस्मों को फिर से जीती हुई पापा मम्मी के उन शब्दों को गुनगुना रही थी कि इतना अच्छा लड़का सामने से रिश्ता आया है और कोई मांग भी नहीं है उनकी। तू सबसे बड़ी है, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और शादी के बाद तेरी पढ़ाई जारी रखने से भी एतराज़ नहीं है। रिया मेरी छोटी बहन तो जैसे दीवानी हो गए सुशांत की फ़ोटो को देखकर। भाई के छोटे से माथे पर चिंता की लकीर थी
कि सब सही होगा ना। सगाई बड़ी ही सादगी से हुई और समय पंख लगाकर उड़ चला और लो विवाह भी हो गया। देखते ही देखते नए जीवन, नए सपने संजोती में कुछ विस्मित, कुछ चमकती बढ़ चली नई डगर पर और उनके साथ कदम से कदम मिलाने की चाह में। पर बहुत ही जल्दी सीख लिया कि साथ नहीं चल सकूंगी मैं, क्योंकि हमारी चाल ही कुछ अलग है और एक दूसरे से शौक, कुंठा और दर्द को हावी नहीं होने दिया। और अपने ऊपर मैंने सोचा समझा जीवन का सार कि जो जैसा है, जितना है, अच्छा है, यही नियति है। इसी ही गति में पंख लगे समय की उड़ान में संग उड़ चली मैं। दोनों बाहें फैलाए स्वागत करती सुलभ और अंशिता के का इसके सबके विचित्र पढ़ना जारी रखा और शिक्षा विभाग में नौकरी भी बस पीछे छूट गया था। तो वह मेरा स्वयं अंतर का व्यक्ति जो ईला था, श्रीमती ईला वर्मा नहीं। आज सोना नहीं है क्या? आंखें मलते हुए सुशांत ने पीछे आकर पूछा। वर्तमान में प्रवेश करते हुए उठ खड़ी हुई और इन्हें पानी का गिलास दिया और उसके बचे हुए घूंट को अपने हलक में उतारा। और समय की ठिठकी में सभी ही पत्नियां ऐसी ही होती हैं ना, कोई अलग थोड़ी ना हो। अब तो छोटी बहुत सी बातें होती हैं अश्विन के साथ, अतीत की, वर्तमान की और फिर से देश के भविष्य की। उसने अपने आदर्श समाज में सपने और अपने कुर्ते के स्थान पर उतार कर जिम्मेदारियों की पैंट शर्ट पहन ली। यही जीवन है, यही संसार है। पर रोज के इस सफ़र में तो बहुत ही कुछ जीने लगे थे हम दोनों। अपने इला होने से फिर से एहसास करा रहा था वह मुझे, और मैं इस सुखद एहसास में उसके साथ खुश थी। आने वाले तूफान से पूरी तरीके से अनभिज्ञ। जब भी गुनगुनाती या फिर मुस्कुराती, कुछ काम करती, तो सहसा ही सुशांत की नजरें उड़ जाती मेरी तरफ, एक विस्मय, एक प्रश्न चिन्ह के साथ, और मैं सक पका जाती जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेमतलब में ही उनको संदेह है कि सांपों ने घेरना शुरू कर दिया थोड़, और मैं थी सबसे नितांत अनजान। अब तेरे तैयार होते समय टीवी या फिर अखबार में नहीं गिरते सुशांत, बल्कि खामोशी से देखा करते, कभी कपड़ों तो कभी तो श्रृंगार पर बोल उठते। बड़े दिनों की बात पहना और तुमने, ये कौन सा खास बात है? मैं हल्की सी गर्दन हिलाकर नकार देती और वह बस देखते ही रहते। न जाने कितने संशय दिल में लिए आज अचानक मुझे लेने मेरे स्टाफ पर आ गए सुशांत, और हल्की बक्की रह गई, क्योंकि ऐसा कभी भी होता ही नहीं। मेरे विस्मय भी अजीब लगे उन्हें, पर क्यों? चलो छोड़ो, कुछ होगा। अपने नियत कामों में फ्री होकर मैं शयन कक्ष में पहुंची तो जाग रहे थे वो। कुछ इधर उधर की बातें होती रही, फिर अचानक से बोल पड़े, और तुम्हारे स्टाफ में वह सभी वही लोग हैं जो कोई नया आया है? चौंककर मैंने कहा, ऐसा तो कोई खास नहीं है, पर न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी मुझे फिर से अपने अंदर। आशंका को दबाकर मैंने सोचा, नहीं, अब तो बदल गए हैं ये, समय के साथ परिपक्वता भी आ गई है। अब थोड़ी ना करवटें बदलते, सोते जागते सुबह हो गई और रोज का रूटीन शुरू। इनके चले जाने के बाद मैं कुछ बेचैन सी ही रही। मैं पर नकारात्मकता को त्यागने के अपने निश्चय पर वापस आते हुए तैयार होकर निकल पड़ी अपने काम में। आज अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते करते समय न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे और कुछ कसाहट सी महसूस हो रही थी। खैर, चढ़ी अपने कोच में और रोज की तरह मुस्कुराकर अभिवादन किया लोगों को। अश्विन की गुड मॉर्निंग का जवाब देकर जैसे ही बैठी, दिल जैसे निकल कर हलक में आ गया। एक अनजानी आशंका और पहचानने से दर्द को घेर लिया। सामने सुशांत आ रहे थे, पर मैं जैसे ही कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रही थी, बस मुख्य पत्थर हो गई थी। इतने वर्षों के बाद फिर से मनोस्थिति से अनजान अश्विन रोज की तरह बातों ही बातों का सिलसिला शुरू कर दिया, और लोगों को बीच से हटाते हुए सुशांत मेरी ओर बढ़ रहे थे। तो ये हैं वह कटाक्ष, साथ मेरे बगल में बैठ गए वो। आश्चर्यचकित अश्विन बोले, माफ़ कीजिए, किंतु पर उसके आगे वह कुछ वो नहीं। सुशांत बोले, जनाब, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या अपनी
खुद की पत्नी से 2 बात कर लूँ मैं? सक पकाकर वह चुप हो गए। अश्विन बेहद ही विस्मित मेरी आंखों में पानी पर जो पलकों पर ही ठहरा हुआ था। खुद को संभाल कर दोनों का परिचय कराया मैंने एकदम यथावत मशीन के रूप में। एक ब्रेक लगाकर ट्रेन रुकी और उतर गए हम दोनों अपने घर जाने के लिए। इतना गहरा सन्नाटा कि तूफान के आने का अंदेशा, ये मैं जानती हूँ। शायद किसी तूफान का, ये भी फिर भी रोम रोम से दुआ निकल रही थी कि नहीं ईश्वर नहीं, अब नहीं। बच्चों के सामने सोने के बाद आज कितना डर रही हूँ मैं अपने ही कमरे में जाने से। ऐसा नहीं है कि जो होने वाला है वह पहली बार है, पर फिर भी बड़े दिनों के बाद और शायद उस भाव को जीना सहना भूल चुकी हूँ। कुछ बेहद ही चुपते से शब्द बह रहे हैं मेरे आंसुओं में और मैं निर्दोष होते हुए भी एक अपराधी सी खड़ी हूँ कटघरे में। पता नहीं क्यों सुशांत इतना कड़वा बोलते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं अपनी पत्नी के प्रति। शादी के बाद लगता है कि समय के साथ मुझे समझ जाएंगे और फिर से ऐसे नहीं बोलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, सब ठीक है हमारे बीच में, बस इनका विश्वास, इनकी यकीन बेहद ही कमज़ोर अकारण शब्द कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में वह मेरे मौन को हमेशा मेरी स्वीकृति समझने का दम पालते हैं और पाले हुए हैं। ये आज तक ये समझ नहीं आता कि पुरुष इतनी आसानी से कैसे कुठारघात कर देते हैं स्त्री के चरित्र पर, उनके सम्मान पर, उसकी आत्मा पर, अपने माता पिता की अच्छी बेटी में, अपने भाई की बहन के लिए उदाहरण में, और अपनी तरुणाई में भी कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुई। अपने आदर्शों पर चलते हुए अचानक 11-12 वर्षों की उत्कर्ष उम्र में सुशांत की हो गई। 21 वर्ष की उम्र में सुशांत की हो गई, न सिर्फ तन से अपितु मन से भी। मन में उनके लिए रुक्मा माने ख्याल को उठते थे, पर जल्दी से समझ गई थी या फिर समझा दी गई थी कि कितनी कमतर हूँ और मैं हर तरह से उनके बड़े कदमों और तेज चाल से कहीं पीछे छूटती चली गई। मैं एक इंसान के रूप में और रह गई तो एक सिर्फ पत्नी जो बनती बिगड़ती रही और उनके हिसाब से नशरत चुभ जाते। और तो वह मुझे छत पर देखकर भी वह दूसरों के छतों पर जाने क्या ढूंढते, या फिर किसी के हंसकर फ़ोन पर बात करते देखकर अजीब से दिखते। और हद तो तब हो जाती जब मिस्ड कॉल या फिर ब्लैंक कॉल आ जाती, जैसे मैंने ही कोई अपराध कर दिया हो। और इस सब के बीच में सुलभ अनिश्चित के आने से कुछ ठहराव आया था शायद, या फिर वह मेरे खुद के भूल जाना ही ठहराव का कारण था। और आज जब मैं खुद को संवारा तो वही संदर्भ से फिर से आज तैयार नहीं हुई। मैं अपना पुराना सा कॉटन का सूट निकाला, बेहतरीन पर से बालों को मैं क्लच में समेटा और जैसे तैसे अपनी बहती अशुद्ध धारा के बीच में गुलाबी लिपस्टिक पीछे डाल दी और अलमारी में ताला लगाया घर पर और अपने ही कुछ खुद पाने के इरादे पर नपे तुले कदमों से चल पड़ी। पहचानी डगर मगर सामने खड़े हुए थे। सुशांत को देखकर मुझे जाते हुए संवादहीन एक शांति उनकी आंखों में, एक निश्चय मेरे हृदय में कि चढ़ी ट्रेन में मैं अभिवादन भी। अश्विन की नजरें हटी और मुझसे टकराए। चौके एक सन्नाटा पसर गया हमारे बीच। नम है उनकी आंखें लाचारी से, एक अजीब से अपराध के बोध से जिसका उसमें कोई संबंध नहीं है। और उनके इस अपराध के बोध में मेरे सीने के दर्द को और भी बढ़ा दिया। नजरें फेल ली मैंने, क्यों? अब कहना क्या और सुनना क्या? कितनी देर लगती है लम्बों को यूं ही हिलने में और एक उंगली के उठने और शब्दों के जहर होने में। क्यों इतनी आसानी से पुरुष किसी स्त्री के चरित्र पर हमला कर देते हैं? किसी भी स्त्री के लिए मोह कहलाना उतना ही अपमानजनक नहीं जितना कि चरित्र, क्योंकि चरित्र ही उसका कहना है और उसका सबसे कमज़ोर कोना, जिस पर वो कोई भी आघात सहन नहीं पाती और बिखर जाती है, या फिर विद्रोह किंतु अवश्य ही स्वयं से ही जुदा हो जाती है। सदियों से पुरुष प्रधान और समाज में औरतों के चरित्र पर अनंकल कुठाग्रत किए गए हैं और समाज के मुंह बांके पर कर बस तमाशा ही देखता रहता है। अरे जिसने सीता को नहीं छोड़ा वह ईला को क्या छोड़ेगा? और दोष तो स्त्री का भी है।
क्यों सह जाती है वो ये है सब, कभी परिवार के नाम पर तो कभी परंपराओं के नाम पर तो कभी मूल्यों के नाम पर। यही सब सोच रही थी इला कि अचानक अश्विन बोले, कल से इस कोच में नहीं आऊँगा। यह शब्द सुनकर ट्रेन नहीं, यही उचित होगा शायद तुम्हारे लिए, अच्छा चलता हूँ। अब यही उचित होगा तुम्हारे लिए, अच्छा चलता हूँ और अपना ध्यान रखना, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ फिर दरका और कुछ टूटा और फिर एक टीस पुरानी। कहानी पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।